Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be covering the newspaper for 4th of July 2024. So first of all we are talking about the extreme poverty. And यहाँ पे बात हो रही है extreme poverty के लिए जो नीति आयोग है, it will be consulting several other ministries and it will be developing a new tool जिससे हम extreme poverty को measure कर पाए. तो एक्सट्रीम पॉवर्टी की यहाँ पे बात करते हैं. तो किसको बोलते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी? तो एनी इंडिविजुअल हु इज अर्निंग बिलो $1.25 per day will come in the category of extreme poverty. अभी की बात करते हैं तो पॉवर्टी लाइन की जो कैलकुलेशन है वो भी नीति आयोग के द्वारा जो स्टैंडर्ड दिया गया है उससे हम कैलकुलेट करते हैं. एंड पॉवर्टी जिसको वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है, ऐसे पॉवर्टी लाइन बास्केट एंड पॉवर्टी रेशियो, डिफरेंट कीवर्ड्स आ जाते हैं रिगार्डिंग पॉवर्टी. सो द गवर्नमेंट पर डे से कम, ये जो फिगर है इट वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस इन 2015 एंड उसी को इंडिया ने फॉलो किया है. बट अभी बात हो रही है कि हम मेजर्स लेने की बात कर रहे हैं क्योंकि कोई सर्वे नहीं हुआ है रिगार्डिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी सिंस 2015. सो इनकम बेस्ड पॉवर्टी को मेजर करने के लिए लास्ट सर्वे जो हुआ था वो 2011 से 12 के बीच में हुआ था. एंड तेंदुलकर लाइन बिकम्स इम्पोर्टेंट जो बोलता है कि 33 रुपीज पर डे होना चाहिए किसी का भी, किसी एक इंडिविजुअल का अर्निंग, या नहीं है तो उनको कंसिडर किया जाएगा दैट दे आर लिविंग अंडर पॉवर्टी. Q-commerce sales doubles in a year for FMCG majors. तो यहाँ पे बात हो रही है कि कंट्रीब्यूशन जो है कॉमर्स सेल्स का, ओवरऑल जो ई कॉमर्स सेल हो रहा है एफएमसीजी कंपनीज का वो डबल हुआ है इस ईयर में. तो 31% ऑफ द टोटल सेल्स जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट से ही एफएमसीजी का हुआ है. सो इनका रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है जिसमें पार्ले प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, डाबर आ जाता है, नेस्ले आ जाता है. एंड एफएमसीजी का ग्रोथ हमने देखा कि एफएमसीजी का ग्रोथ रूरल इंडिया के अंदर भी इंक्रीज हुआ है. सो ग्रोइंग पॉपुलैरिटी है फॉर क्यू कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ब्लिंकिट, स्विगी, जेप्टो, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट, ये सब आ जाते हैं क्यू कॉमर्स वेबसाइट्स के, क्यू कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के अंदर. सो एफएमसीजी की बात करते हैं. एफएमसीजी जैसा हमने देखा डिजिटाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा इनको बेनिफिट मिला है ई कॉमर्स वेबसाइट्स के थ्रू, क्यू कॉमर्स वेबसाइट्स के थ्रू. इसके अलावा टेक्नोलॉजी, बिग डेटा का यूज करके, एल्गोरिदम यूज करके आप टारगेटेड कस्टमर तक पहुंच सकते हैं. एंड ऑल्सो डिजिटल पेमेंट की वजह से भी ट्रांजैक्शन जो है वो और ज्यादा कन्वीनियंट एंड स्मूदर बन चुका है फॉर कंज्यूमर एंड फॉर द रिटेलर ऑल्सो. रूरल मार्केट में हमने देखा कि जो कंजम्पशन है ऑफ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स वो इंक्रीज हुआ है. तो वहां पे भी जो स्पेंडिंग है ऑन दी एफएमसीजीज वो स्पेंडिंग इंक्रीज हुई है. यूथ पॉपुलेशन हम बोल सकते हैं कि इंक्रीज हुई है जिसकी वजह से प्रोसेस्ड फूड मार्केट जो है इंडिया में उसका ट्रेंड भी हमने देखा कि इंक्रीज हुआ है विद टाइम. बट अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं एफएमसीजी सेक्टर के साथ, जिसमें बोल सकते हैं कि हाई इन्फ्लेशन है. इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है जिसकी वजह से रूरल मार्केट जो है वहां पे ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है. काउंटरफीटिंग प्रोडक्ट्स हैं जिसमें बोल सकते हैं फेक या फिर अनऑथराइज्ड रेप्लिकास जो होते हैं रियल प्रोडक्ट्स के वो बेचे जाते हैं जिसकी वजह से फिर इनफिल्ट्रेशन होता है एंड बेसिकली हम बोल सकते हैं सप्लाई चेन जो है वो इम्पैक्ट होती है. एंड ऑल्सो कोल्ड चेन स्टोरेज की भी जरूरत होती है यहाँ पे एंड स्टोरेज स्पेसेस ढंग से, ताकि एफएमसीजी मार्केट में जो लॉसेस है उनको हम डिक्रीज कर पाए. तो साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोल्ड स्टोरेज इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑल्सो इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी का होना एंड स्किल्स का होना साथ में.
जैसे कि फ्लिपकार्ट के केस में हमने देखा कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ मिलके उन्होंने जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन प्रोग्राम है उसके अंदर एसएचजीज के साथ मिलके ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स का रोल वहां पे बढ़ाने की बात की, जिसके लिए जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको भी वो एम्पावर कर पाएंगे। इसमें ट्रेनिंग भी दी जाएगी लोगों को, स्पेशलाइज्ड लेबर को क्रिएट किया जाएगा रूरल बेस पे। दैट इज वाई एफएमसीजी हमने देखा कि ग्रोथ डबल हो रही है, तो रूरल लोकल बिजनेसेस जो हैं उनको भी इम्पैक्ट मिल पाएगा इसका। The next is regarding SEBI cuts the face value of debt securities to boost the retail participation. तो डेट सिक्योरिटीज की बात करते हैं। यहाँ पे ड्रास्टिकली देखा कि डेट सिक्योरिटीज के फेस वैल्यू जो है वो रिड्यूस हुआ है। डेट सिक्योरिटीज क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि एक तरीके से लोन है जो कि इन्वेस्टर देता है टू द इशूअर, किसी भी कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म पे हो सकता है, शॉर्ट टर्म पे हो सकता है। डेट सिक्योरिटीज में डिफरेंट चीजें होती हैं जो कि इनकी वॉलेटिलिटी एंड प्राइसेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं, जैसे कि यहाँ पे फेस वैल्यू की बात हो रही है। इसके अलावा यील्ड कितना है, मतलब रिटर्न कितना मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे आपको। देन मार्केटेबिलिटी कितनी है, मतलब सेकेंडरी मार्केट में आप क्या उसको ट्रेड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। लिक्विडिटी कितनी है उसकी। मेच्योरिटी कितनी है, मतलब क्या एक फिक्स्ड मेच्योरिटी डेट है उसकी, मतलब जब फेस वैल्यू या प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो रीपे कर दी जा रही है टू द इन्वेस्टर, उसके बाद कितनी मेच्योरिटी डेट क्या है उसकी, मतलब कब कब तक प्रिंसिपल अमाउंट को आप रीपे कर सकते हो इन्वेस्टर को। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिगार्डिंग दी परफॉर्मेंस ऑफ दीज डेट सिक्योरिटीज। एंड सेबी ने अपना बोल सकते हैं कि अनाउंस किया है यहाँ पे डिसीजन ऑफ अ बोर्ड मीटिंग, एंड इन्होंने बोला है कि रिड्यूस किया है फेस वैल्यू को फॉर द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स 10 लाख से 1 लाख पे। सो कॉर्पोरेट बॉन्ड, बॉन्ड की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स जो आरबीआई एंड सेबी है वो यूज करता है, ज्यादा रोल इनमें सेबी का होता है रेगुलेट करने में। तो बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं जिसमें मसाला बॉन्ड आ जाता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड आ जाता है, म्यूनिसिपल बॉन्ड आ जाता है, देन ऑल्सो ग्रीन बॉन्ड एंड ब्लू बॉन्ड आ जाता है। देन सर्विस पीएमआई राइजेस। तो सर्विस पीएमआई की यहाँ पे बात हो रही है। हम्म जो इंडेक्स हमें दिए HSBC इंडेक्स या फिर सर्विस पीएमआई जिसको बोलते हैं, वो राइज हुई है टू 60.5 ड्यूरिंग द मंथ फ्रॉम अ 5 मंथ लो। पहले लो चल रहा था दैट इज 60.2 इन मई, एंड 60.5 अभी देखा जा रहा है। सो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है उसमें रिकवरी देखी गई है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हम बोल सकते हैं जिसकी वजह से पीएमआई के अंदर हम बोल सकते हैं फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, जिसमें बिजनेस ऑर्डर क्या है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल कितना चल रहा है, देन ऑल्सो बिजनेस का ओवरऑल आउटलुक कितना है। तो फास्टर राइज एक्टिविटी जो है वो इनकरेज करता है सर्विसेज फर्म को, ताकि वो अपना स्टाफ के लेवल को भी इंक्रीज कर पाए, तो और ज्यादा हायरिंग होती है। बट अगर इन्फ्लेशन होता है, हायर प्राइसेस ऑफ गुड्स होते हैं एंड हायर प्राइसेस ऑफ फ्यूल होते हैं, तो एवरेज इनपुट प्राइस जो होता है बेसिकली वो लो करने की जो सर्विस सेक्टर है वो सोचता है। तो 5% ऑफ द सर्विस कंपनीज जो हैं दे ऑप्टेड फॉर अ शेयर्ड एडिशनल कॉस्ट बर्डन्स जो कि सेलिंग प्राइसेस पे लिफ्ट किए गए। सो थ्रेशोल्ड होता है पीएमआई अब 50 अगर है तो वो इंडिकेट करता है कि सर्विस सेक्टर का एक्सपेंशन हो रहा है, बट अगर बिलो 50 है तो वो बताता है हमें कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। पॉलिसी मेकर्स, इन्वेस्टर्स के द्वारा इसको यूज किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि स्टेट ऑफ सर्विस सेक्टर है क्या।
अलग अलग इंडस्ट्रीज है, जैसे रिटेल है, ट्रांसपोर्टेशन है, फाइनेंस है, हेल्थ केयर है, वहां पे हेल्प करता है हमको। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एंड सर्विस पीएमआई डिफरेंट है, एंड दोनों ब्रॉड रेंज ऑफ कैटेगरीज को कवर करते हैं एंड मार्केट को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं कि स्पेंडिंग जो है सर्विस सेक्टर में कैसे हो रही है, एंड ऑल्सो हायरिंग रेट कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है विद द सर्विस पीएमआई। Then next is regarding solar thermal power storage by 2025 end। तो ये जो टेंडर है किया जा रहा है अरेंज बाय द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर अ सोलर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी है 500 मेगावाट्स तक। सो ये हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए जो कमिटमेंट्स है उसमें हेल्प करेगा, एंड ऑल्सो जो हमारी कमिटमेंट है सोलर एनर्जी को लेकर, रिन्यूएबल एनर्जी से हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी आएगा, उसमें हेल्प करेगा डायरेक्टली। सो यहाँ पे दिखाया गया है कि BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे सोलर एनर्जी स्टोरेज के सिस्टम के साथ, एंड ऑल्सो विंड एनर्जी के सिस्टम के साथ, जिसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग भी प्रोवाइड की जा रही है ताकि डेवलप किया जा सके ऐसे 4000 मेगावाट पर आवर कैपेसिटी सिस्टम्स को बाय 2030 से लेके 31 तक। सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के इंस्टॉल टारगेट दैट इज अप्रोक्सीमेटली 425 गीगावाट्स को अचीव करने के लिए, जिसमें से कुछ हद तक जो रोल है बाय बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। एनर्जी एक्सेसिबल है एंड अवेलेबल है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक सेक्टर के अंदर, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड ऑल्सो जो ग्रिड कनेक्टिविटी है उसका रोल भी इम्पोर्टेंट होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को। इस वजह से जो गवर्नमेंट है वो एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर भी अपना फोकस को इंक्रीज कर रही है। स्टोरेज सिस्टम्स जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स का भी रोल आ जाता है, जिसके लिए नई मार्केट्स में भी हम टैप कर रहे हैं, जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ भी। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बिकम्स इंपॉर्टेंट, एंड इस स्कीम के अंदर उसको वायबिलिटी फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट इज आयुष्मान भारत मे कवर फैमिलीज ऑफ सिटीजन्स ओवर 70। डिफरेंट मॉडल्स को एक्सप्लोर करने की बात हो रही है अंडर दी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सीनियर सिटीजन्स को फ्री हेल्थ केयर इंश्योरेंस बेसिकली प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो लोग हैं ऑफ 70 ईयर्स एंड अबव उन सबको कवर किया जाए अंडर PMJAY, एंड डिफरेंट मॉडल्स है जिनको स्टडी किया जा रहा है कि कितनी एफिशिएंसी इसकी हम मेंटेन कर पाएंगे। तो नेशनल हेल्थ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जिनको ये टास्क मिला है कि वो फॉर्मुलेट करेंगे प्लान को कि कैसे डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे इनिशिएटिव ले सकते हैं कि जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सीनियर सिटीजन के साथ वो भी कवर हो जाएं, और जो सीनियर सिटीजन है वो तो कवर होंगे एक पर्टिकुलर फैमिली के अंदर ताकि हेल्थ कवरेज उनको मिल पाए। तो 70 ईयर्स एंड अबव, जेरिएट्रिक थेरेपी पे फोकस करने की बात हो रही है फॉर द केयर ऑफ एल्डरली यहाँ पे, एंड ओवरऑल एक हेल्थ बेनिफिट पैकेज देने की बात हो रही है विद हॉस्पिटल्स जिसमें प्रोवाइडेड गेरिएट्रिक थेरेपी उनको प्रोवाइड की जाएगी, बेनिफिशियरी जो है PMJAY के। वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है अगर PMJAY की हम बात करते हैं, जिसमें 48% बोल सकते हैं कि जो टोटल अथॉराइज्ड हॉस्पिटल एडमिशन है उनके पास आयुष्मान कार्ड्स भी हैं। हेल्थ कवरेज है 55 करोड़ इंडिविजुअल्स का ऑलमोस्ट, जिसमें 12 करोड़ फैमिलीज जो हैं वो कवर की गई हैं अंडर दी स्कीम। इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है
जिसमें सर्जरी, मेडिकल और डे केयर दी जाती है, एंड ऑल्सो जो मेडिसिन की कॉस्ट है एंड डायग्नोस्टिक्स की कॉस्ट है उसको भी कवर किया जाता है। फंडिंग की बात करते हैं तो 60:40 फंडिंग का रेशियो है फॉर ऑल दी स्टेट्स एंड यूटी, जिसमें कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं तो 90:10 का रेशियो वहां पे मेंटेन किया जाता है। एंड जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 100% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। वो मेक श्योर करता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है पीएमजेएवाई का विद अलायंस विद अलायंस विद द डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स वो इफेक्टिवली हो पा रहा है। एंड स्टेट लेवल पे ऐसी स्टेट हेल्थ एजेंसी होती है जो कि कोऑर्डिनेट करती है विद एनएचए। देन नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे द मेनी वेज टू मेजरिंग पॉवर्टी। हमने देखा कि नीति आयोग जो है इट इज टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग अ टूल फॉर एक्सट्रीम पॉवर्टी, एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी के लिए एक अलग कैटेगरी बनाई जाए, जो कि हम बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशन ने ही डेफिनेशन एक्वायर की थी, उसी को इंडिया फॉलो कर रहा है। अगर यहाँ पे बात करते हैं वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक जो हमें थ्रेशोल्ड देता है दैट इज $2.15 पर डे। अगर कोई किसी की इनकम इससे भी कम है तो ही और शी इज लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। सो डिफरेंट हम बोल सकते हैं कि मेथड है। पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम से हम बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 5 का जब टाइम था तो प्लानिंग कमीशन आया, एंड ऑल्सो अलग कमिटी आया जिसने बोला कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट और सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है उसके बेसिस पे हम पॉवर्टी को बोल सकते हैं कि मेजर करेंगे। फिर लकड़ वाला कमिटी आया, उन्होंने भी सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर और ऑल्सो सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबरर्स वहां से कंजम्पशन पैटर्न्स को रिफ्लेक्ट करने की बात की। उसके बाद डिसाइड हुआ कि सजेशन उन्होंने दिया कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए, एंड कैलोरी कंजम्पशन एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे हम पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करेंगे। फिर तेंदुलकर कमेटी आता है 2009 के अंदर, जिन्होंने बोला कि पहले वाले जो मेथड्स थे उसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी, जिसमें हम बोल सकते हैं कि कंजम्पशन पैटर्न्स को डायरेक्टली लिंक किया गया था पॉवर्टी लाइन बास्केट के साथ, जबकि कंजम्पशन पैटर्न में चेंजेस बहुत ज्यादा आते थे जो कि रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते थे उतने अच्छे से पॉवर्टी एस्टिमेट्स को। तो इन्फ्लेशन में एडजस्टमेंट होता था, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट आता था। तो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि कंजम्पशन बेस्ड कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेशन जो है उससे हमें शिफ्ट करना चाहिए, एंड ऑल्सो यूनिफॉर्मिक पॉवर्टी लाइन बास्केट होनी चाहिए, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग नहीं होना चाहिए। सो अर्बन और रूरल के लिए उन्होंने हर दोनों केसेस में दिया, रूरल के लिए एंड देन अर्बन के लिए। ये रूरल में हम बोल सकते हैं ₹400 समथिंग पर मंथ की लिमिट सेट की गई, एंड ₹570 की लिमिट सेट की गई फॉर दी अर्बन एरियाज। तो फिर रंग राजन कमेटी आती है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नीति आयोग जो है वो भी देता है, बट यहाँ पे भी चैलेंजेस क्रिएट होते हैं रिगार्डिंग दी पॉवर्टी लाइन बास्केट। इसके अलावा कंजम्पशन पैटर्न कितना है, न्यूट्रिशनल नीड्स कितनी है, डिफरेंट कंपोनेंट्स उनको हम इंक्लूसिव बना भी रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। एंड क्वेश्चन भी रिसेंटली हमने देखा उठता है कि जो रीस अभी करंटली हमारे पास पॉवर्टी मेजर करने का तरीका है क्या वो उतना इंक्लूसिव है, या हमें नया टूल बनाने की जरूरत है। तो उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग टूल्स हैं हमारे पास, जैसे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में भी हम चलते हैं, ना कि सिर्फ कंजम्पशन पैटर्न या ना कि सिर्फ जितना आप अर्न कर रहे हो उसके बेसिस पे पॉवर्टी को कैलकुलेट करना, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को भी इंक्लूड करना उसके अंदर। तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, नई कैटेगरीज हम उसके अंदर बना सकते हैं जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हमारे पास है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जिसके लिए ये मेजर्स जो हैं ये भी हेल्प करेंगे। एंड ऑल्सो
जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है उसके साथ भी हम अपने आप को अलाइन कर पाएंगे अगर पॉवर्टी को हम ढंग से मेजर कर पा रहे हैं, ढंग से मैप कर पा रहे हैं, बेनिफिशियरीज को हम मैप कर पा रहे हैं, देन हम स्कीम्स का बेनिफिट जो है उन तक पहुंचा भी पाएंगे। So 11.28% proportion of multidimensional poverty in India as per नीति आयोग। तो ये डेटा इसको हम बस लिख सकते हैं। एंड 15% ऑफ जो इंडियंस हैं दे लिव्ड इन पॉवर्टी इन ऑल ऑफ इट्स डायमेंशन 2019 से लेके 21 के बीच में। एंड 10% डिक्लाइन देखा गया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर पर ईयर बिटवीन 2015 से लेके 21 के बीच में। सो 10.6% डिक्लाइन हर साल देखा गया है। एंड यूएन ऑल्सो हमें बताता है कि 8.4% ऑफ जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है इट कुड बी स्टिल लिविंग अंडर एक्सट्रीम पॉवर्टी। इसीलिए भी हम बोल सकते हैं कि नीति आयोग एक्सट्रीम पॉवर्टी को लेके नया टूल बनाने की बात भी कर रहा है। तो नेशनल इंडिकेटर टू मेजर इट ऑन अ पीरियोडिक बेस फॉर इरेडिकेटिंग द एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2030। सो हेयर वी कैन से कि क्वेश्चन यही उठता है कि क्या जो नया मेजर फॉर्मुलेट करने की बात की जा रही है वो प्रॉब्लम एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, नहीं कर सकता है, या वो ज्यादा इफेक्टिव होगा कंपेयर टू द करंट different indexes like multi-dimensional poverty index that we are formulating. Secondly, when we are talking about measuring the poverty, तो हम बात करते हैं अमर्त्य सेन्स capability approach. So including this skills वाला element in measuring the poverty, और हम बोल सकते हैं और बाकी क्या वेरिएबल्स आ सकते हैं जो हमने पहले भी बात करी थी कि कैसे हम इसको और इफेक्टिव बना सकते हैं। तो one thing would be कि the impact of climate change even on the income, on the productivity of the labor also, उन वेरिएबल्स को हम कैसे मेजर भी करेंगे, क्या वो कार्डिनल है, क्या हम उनको मेजर कर सकते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस की हम बात कर सकते हैं। Then next, we are talking about India's 30-year bond rally over height. तो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार अल्ट्रा लॉन्ग बॉन्ड्स 50 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स, 50 ईयर्स एंड 30 ईयर्स दो कैटेगरीज इंट्रोड्यूस की गई। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अगर बॉन्ड्स की भी बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर टी बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं, म्यूनिसिपल बॉन्ड होते हैं, देन ऑल्सो मसाला बॉन्ड होते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट की बोरोइंग नीड कितनी है उसको आइडेंटिफाई करने में, फिजिकल मैनेजमेंट करने के लिए, एंड ऑल्सो जो ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ है हमारी उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली क्रिटिसाइज किया जा रहा है 30 ईयर बॉन्ड को। तो मानसी दी आप इसमें हाईलाइट कर सकते हैं कि क्रिटिसाइज का रीजन क्या है। क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है इसको, यहाँ पे बस एक कॉशन साइट किया जा रहा है कि द रैली इज ओवर हाइप्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिमांड। तो दो फैक्टर्स है, वन वी आर सीइंग कि फॉरेन फंड्स की इन्वेस्टमेंट्स 30 ईयर बॉन्ड्स में जो परचेजेस है उसमें ज्यादा देखी गई, तो डिमांड ज्यादा हो गई, तो उसकी वजह से एक रैली का रीजन है। सेकंड इज कि ट्रेडर्स दे एक्सपेक्ट कि एक्सपेक्टेशंस वाला एलिमेंट जो है पॉलिसी रेट कट्स का, मॉनेटरी पॉलिसी रेट कट्स, जो कि अभी हमने साइकिल स्टार्ट होती हुई नहीं देखी है। इवन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स, फॉर एग्जांपल फेड, जो कि अगेन कुछ दिन पहले हमने इस आर्टिकल की भी बात करी है। तो ये दो रीजंस हैं कि एक्सपेक्टेशंस हैं उनका कि पॉलिसी रेट कट होगा तो जो रिटर्न्स हैं वो कम हो सकते हैं, तो दैट इज व्हाई दे आर शिफ्टिंग टू द 30 ईयर बॉन्ड्स। सो दो रीजंस है ऑफ द रैली। तो ये मतलब रैली है तो डाउन साइड भी आएगा, करेक्शन भी आएगा एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, तो दैट इज जस्ट अ कॉशन।
policy rate is 6.5% by This is the repo rate. Hmm. Policy rate, repo rate, 6.5%. Next, we are talking about India. It will maybe starting procuring the AI GPUs in the next 2 or 3 months. So AI GPU क्यों important है हमारे लिए? GPU ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर जगह पे जीपीयू का यूज जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है एंड इंडिया भी अपने एआई में और ज्यादा इम्प्रूव करने की बात करता है और ज्यादा इंक्रीज करने की बात करता है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो वहां पे भी जरूरी हो जाता है। जैसे कि वीडियो एडिटिंग है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग अगर हमें करनी है तो वहां पे जरूरी हो जाएगा। जैसे 3D या 2D इमेजेस को डिजाइन कर रहे हैं, हम एनिमेट कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज भी इंक्लूड किए गए थे स्किल डेवलपमेंट के अंदर, एनिमेशन एंड 3D इमेजेस की डिजाइनिंग करना। वहां पे भी जीपीयू का जो यूज है ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंक्रीज करने के लिए जरूरी हो जाता है। तो प्रोफेशनल में भी एंड पर्सनल में भी दोनों कंप्यूटिंग में इसको यूज करते हैं। अगर वर्किंग की बात करते हैं पहले जीपीयू की, तो हम बोल सकते हैं कि एक ही साथ पैरेलली आप डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो पैरेलल प्रोसेसिंग जो लिमिट होती है जीपीयू की वो काफी ज्यादा होती है। इसके अलावा रैम रैम होता है जिसके अंदर डेटा को हम स्टोर करते हैं, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भी आप एक साथ स्टोर कर सकते हो जिसमें इंटेंस ग्राफिक टास्क अगर आप कोई भी परफॉर्म कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो रैम में होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर। एंड ऑल्सो जीपीयू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को एक ही साथ कैरी आउट कर सकता है, इसकी कैपेसिटी और रेंडरिंग पावर ज्यादा होती है काफी। तो नेवेडा कंपनी वो लीड भी करती है जीपीयूज के अंदर एंड यहाँ पे वही बात हो रही है कि उनको प्रोक्योरमेंट के लिए इंडिया जो है इट विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ताकि इफेक्टिवली इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ पाए। एंड ऑलमोस्ट 10,000 या उससे भी ज्यादा जीपीयूज को प्रोक्योर करने की बात हो रही है। सो प्राइवेट तो कंपनीज आपने रोल। एग्जाम्पल दिया कि इसमें भी वी आर सीइंग कि हम इंडिजिनाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंस पे फोकस कर रहे हैं। नवेडिया कंपनी जो है दैट इज अ यूएस कंपनी। सो सिर्फ एआई सिस्टम में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है दैट हैज मेड दैट कंपनी अ मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी, और ये थर्ड कंपनी है यूएस की विच हैज हिट दिस mark in very short time period. So including Apple, Microsoft, and third is Nvidia. And then when we talk about इम्पोर्टेंस क्या है जीपीयूज का, व्हाई वी वांट टू इन्वेस्ट इन दैट, तो जैसे हम फैब यूनिट्स की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स की बात करते हैं, सो यहाँ पे एआई प्रोसेसिंग को एक तरीके से जीपीयूज उसका बैकबोन है। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट देयर कटिंग एज टेक्नोलॉजी फॉर एआई ट्रेनिंग एंड इन्फ्रेंस। सो जैसे कि हम सेमीकंडक्टर चिप्स रॉ मटेरियल एक क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो दैट इज अनदर एग्जाम्पल जीपीयूज। तो इसकी बाकी एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं तो दैट इंक्लूड्स मशीन लर्निंग। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में जैसे चैट जीपीटी, तो वहां पे ये हेल्प करेगा। वीडियो एडिटिंग एंड गेमिंग एप्लीकेशंस, तो इंडिया में वी आर सीइंग एन एक्सपैंडिंग एन एक्सपोनेंशियल रेट पे वी आर सीइंग द गेमिंग इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, सो द डिमांड वुड बी इंक्रीजिंग। एंड वीडियो एडिटिंग में भी अगेन सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएशन वी आर सीइंग दैट there also we are seeing an expansion and growth. So that is why it becomes much more significant for even our economic growth overall. सो इसमें जितना हम इंडिजिनाइजेशन पे फोकस करेंगे, बिकॉज सिक्योरिटी का भी एलिमेंट आता है जीपीयूज की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम जब ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं कोरोलरी में, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोट कर रही हूँ, तो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में जैसे रॉ मटेरियल्स था एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जिसपे 90% हम चाइना पे इम्पोर्ट डिपेंडेंट थे। सो सिमिलरली यहाँ पे सिक्योरिटी वाला एलिमेंट आ जाता है कि जीपीयूज हैं, चिप्स हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ इंसर्टेड हो सकता है जो कि राइट टू प्राइवेसी को भी हर्ट कर सकता है। डेटा सिक्योरिटी हमारे लिए और सिग्निफिकेंट एंड इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, वी कैन मूव फॉरवर्ड।
So next, how the government utilizes the RBI's surplus will indicate its view of the economy. So यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड डिविडेंड फंड जो है ऑफ ₹2.11 लाख करोड़, वो देखा गया फ्रॉम आरबीआई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसने ये डिबेट स्पार्क की है कि क्या वो मीन करता है हमारे फिस्कल मैनेजमेंट के लिए, एंड कैसे जो गवर्नमेंट है उसको यूटिलाइज करने के लिए प्लान आउट करता है। तो फिस्कल डेफिसिट, जिसको हम आइडियली मेंटेन करते हैं 3.3% ऑफ द जीडीपी फॉर द सेंटर, जो FRBM एक्ट है हमारी उसके अंदर। देन ऑल्सो डेफिसिट स्पेंडिंग जो है वो भी हम बोल सकते हैं कि डिपेंड करती है इकोनॉमिक कंडीशन कितना है, हाई होती है डाउन टर्न्स के टाइम पे एंड अप टर्न्स के टाइम पे लो होती है। तो कैसे इस डिविडेंड का हम बोल सकते हैं कि जो फिस्कल स्पेस एडिशनल मिला है गवर्नमेंट को लार्ज डिविडेंड ट्रांसफर्स की वजह से, कैसे उसको यूज किया जाएगा फॉर डिफरेंट पर्पसेस, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है या फिर सोशल वेलफेयर स्कीम्स पे हम फोकस कर रहे हैं। सो बेसिकली जो इंक्रीज गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बूस्ट करेगी। एंड ऑल्सो जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसमें हम देख सकते हैं कि रिडक्शन देखने को मिल सकता है। एंड ऑल्सो इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है, जिसकी वजह से अगर गवर्नमेंट जो है वो इन फंड्स को यूज करती है फॉर इंक्रीज स्पेंडिंग विदाउट कॉरेस्पॉन्डिंग इट विद द प्रोडक्शन ग्रोथ, उसकी वजह से हाई इन्फ्लेशन हो सकता है। तो डिमांड एंड पुल इन्फ्लेशन, उसके चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। तो बॉन्ड मार्केट पे भी हम देख सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट आ सकता है, गवर्नमेंट बोरोइंग रिड्यूस हो सकती है। मानसी दी, एनीथिंग एल्स इफ देयर इज एनीथिंग हम्म दैट्स इंपॉर्टेंट? इसमें जो हम प्रोविजन की बात करते हैं, सो दिस इज द सरप्लस जो आरबीआई ट्रांसफर करता है अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934। तो दिस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। तो उसका एक ये सिस्टम है जिसमें इट वर्क्स, एंड दिस वाज रिकमेंडेड बाय द बिमल चलन कमेटी। सो आरबीआई की जो टोटल इनकम है माइनस जो उनका टोटल एक्सपेंडिचर है, उसमें से जो सरप्लस बचता है वो भी पूरा सरप्लस वो ट्रांसफर नहीं करते हैं, उसमें से भी आरबीआई को कुछ रिस्क प्रोविजनिंग करनी होती है, गिवन दी डिफरेंट वी कैन से फॉर दी मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क एंड क्रेडिट एंड जो बाकी ऑपरेशनल रिस्क होते हैं। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए रिस्क प्रोविजनिंग के अलावा फिर जो फंड्स बचते हैं दैट इज ट्रांसफर टू दी गवर्नमेंट। So reasons हमें पता होने चाहिए why this time we are seeing that there is increase in the RBI surplus transfer to the government. So one, we are seeing कि they have earned higher profits or higher returns from US Treasury bonds. So RBI has invested certain amount in US Treasuries जो US governments हैं, तो वहाँ पे yields increase हुई है on these bonds. Second reason is increase in the forex holdings of RBI. Again वहाँ पे भी this also forms the we can say the asset of RBI. Third is the higher earnings from the interest income overall हम बात करें बहुत और बाकी sources से भी। एंड फोर्थ हम बोल सकते हैं गोल्ड प्राइसेस भी इंक्रीज हुए हैं, सो दैट इज ऑल्सो प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीज इन द इनकम। एंड देन आरबीआई इंटरवीन करते हैं फॉरेक्स मार्केट में। सो सिंस वी वर सीइंग कि इंडिया में कैपिटल आउटफ्लो हो रहा था बाय द फॉरेन इन्वेस्टर्स, दे वर विड्रॉइंग देयर कैपिटल अगेन बिकॉज पॉलिसी रेट कंपैरेटिवली जो इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज है उसका फायदा उठाने के लिए, तो इंडियन करेंसी वाज डेप्रिशिएटिंग, सो आरबीआई वाज इंटरवीनिंग by selling the government securities. So if they are selling the government securities, so they'll be earning certain amount on that. So ये कुछ reasons हैं why the surplus has increased. And this should form a part of the government's capital revenue receipts. One time transfer होता है तो yes. Next is regarding air pollution. Air pollution spikes may raise the death rates in the cities with cleaner air. तो हाई पोल्यूशन रेट जिसकी वजह से जो डिजीजेस हैं एंड
नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो बर्डन है वो भी इंक्रीज होता है। एंड पर्टिकुलरली जो वर्नरेबल सेक्शन होता है वहाँ पे पॉपुलेशन में, जो पुअर सेक्शन होता है वो ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं टू दी एयर डेली एयर पोल्यूशन लेवल्स, जिसकी वजह से डिजीजेस का जो लेवल है उनके अंदर उसका भी रिस्क इंक्रीज हो जाता है। एनुअल डेथ देख रहे हैं हम अराउंड 30,000 डेथ्स in 10 cities were due to short term PM 2.5 के एक्सपोजर की वजह से। एंड टोटल डेली डेथ्स जो इन सिटीज के अंदर है इट रोज बाय 1.42%। सो PM 2.5 के साथ एक्सपोजर जो होता है डायरेक्टली, जो कि हमारे लंग्स को इम्पैक्ट करता है, वो काफी ज्यादा हार्मफुल होता है यहाँ पे। इसके अलावा रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है, कंजेस्टेड एरियाज इंक्रीज होते जा रहे हैं, ओपन स्पेसेस अवेलेबल नहीं है हमारे पास, जिसकी वजह से कार्बन कैप्चरिंग कैपेसिटी भी इन सिटीज की कम होती जाती है। दिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती रहती है, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो भी एयर के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं, तो वो भी रेगुलेटेड होना चाहिए। एंड ऑल्सो मेजर सिटीज जिसमें कुछ मंथ्स के लिए जो पैडी स्ट्रॉ है, जो स्टबल बर्निंग होता है, जो कि पर्टिकुलरली हरियाणा एंड पंजाब के एरियाज में होता है, वहां से भी जो पॉल्यूशन है वो इंक्रीज हो जाता है कुछ स्पेसिफिक मंथ्स में इन द नॉर्दर्न इंडिया। सो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंक्रीज हो रहा है उसको टैकल करने के लिए साथ में ग्रीन स्पेसेस भी होनी चाहिए, वाटर बॉडीज होनी चाहिए, अर्बन फॉरेस्ट होनी चाहिए। एंड दिल्ली जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर जहाँ पे 23% ट्री कवर है भी, बट तब भी वो क्लस्टर्स में है, यूनिफॉर्मली डिवाइडेड नहीं है। तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि जो ट्री कवर है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, स्पेसिफिकली उन एरियाज में जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, कंजेस्टेड ज्यादा है। तो पोल्यूशन रेट इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से डेथ जो रिलेटेड है टू द एयर पोल्यूशन उनका भी हमने देखा कि 1.42% के रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो सॉल्यूशंस में जब हम स्ट्रक्चरल चीजों की बात करते हैं, तो वन वी टॉक अबाउट कि कैसे हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का जो डेंसिटी ऑफ रूट्स हैं उसको इंक्रीज कर सकते हैं, वेदर इट इज थ्रू लाइक व्हीकल्स और थ्रू मेट्रो। तो इससे कनेक्टेड हम बात कर सकते हैं फेम स्कीम की, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जिसपे अगेन वी आर सीइंग गवर्नमेंट इज आल्सो प्रोवाइडिंग सर्टेन सब्सिडी आल्सो। एंड उसके जो बाकी चैलेंजेस है वो माइक्रो चैलेंजेस हो जाएंगे। Second, we can talk about the promotion of the natural gas-based economy, the supply of PNG to the households. So indoor air pollution भी एक बहुत बड़ा threat है। एंड साथ ही साथ जो सिटी लेवल पे हेल्थ डेटा है उसका कलेक्ट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि हम मैप कर पाए कि कहाँ पे कौन सी सिटी ज्यादा वल्नरेबल है, एंड सिटीज के अंदर भी पर्टिकुलरली कौन से एरिया ज्यादा वल्नरेबल है। तो सफर पोर्टल जो कि हम ऑलरेडी इनिशिएटिव लिया गया है, जहाँ पे डेटा को रखा जाता है रिगार्डिंग द एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग। इसके अलावा व्हीकल्स में जैसे आपने बोला BS6 व्हीकल स्टैंडर्ड्स लेके आए गए ताकि एमिशंस को कंट्रोल किया जा सके। एंड शॉर्ट टर्म पॉलिसीज भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें ग्रैप आ जाता है दिल्ली के अंदर, एंड ऑल्सो ऑड इवन पॉलिसी आ जाती है, ताकि शॉर्ट टर्म के बेसिस पे इमरजेंसी मेजर आप ले पाओ व्हीकल और पोल्यूशन को कम करने के लिए। एंड PM 2.5 ही नहीं, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सभी बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाते हैं फॉर दी ह्यूमंस, हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। Then next, no Indian industry is present in board of National Research Foundation. तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अंदर जब बात करते हैं, इसने रिप्लेस किया नेशनल नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है ना, वो एक तरह से बोर्ड दैट टॉक्स अबाउट रिसर्च which lays down corpus of 50,000 crore, or it integrates the learning of different sectors: humanities, liberal arts, social sciences, engineering। आने वाले समय में जो इंडिया का लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है
इन वेरियस फील्ड, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 6G एक्सेट्रा, वहाँ पर रिसर्च की बात करते हैं। तो दिस इज़ हाईलाइटिंग कि जब आप रिसर्च का बात कर रहे हैं और फिर स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेशन होने चाहिए, तो अभी ऐसा नहीं है। तो ये है। और NARF इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, ANRF एक्ट 2023। And in this, we are seeing कि this would also be integrated with the National Education Policy 2020 also, and it comes under the Department of Science and Technology. तो जो इसकी governing body होगी, that will be chaired by the Prime Minister. And right now, India में we have only 0.7% of the GDP allocated for research and development. So we talk about increasing this percentage also. And जो आपने बोला कि rupees 50,000 crore corpus, so that will be for 5 years from 2023 to 28. And out of this 50,000 crore rupees, 80% of it, that is rupees 36,000 crores, that will come from the non-governmental sources. And it has taken the place of Science and Engineering Research Board. So that has been now repealed, and now we have National Research Foundation. Okay. Then next we're talking about Center has issued advisory for ads on food and healthcare products only. So Ministry of Information and Broadcasting, उन्होंने issue किया था fresh advisory regarding the products and services related to food and healthcare sector only. तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि उसको लिमिट क्यों किया गया टू द फूड एंड हेल्थ केयर सेक्टर ओनली, जिसमें इन सेक्टर्स को बेसिकली प्रोवाइड करना पड़ेगा एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। एंड जो मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे जाएगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे चेक किया जाएगा, कैसे वैलिडेट किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है। तो ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल जो इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, पोर्टल है ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑन प्रिंट मीडिया एंड ऑल्सो ऑन द इंटरनेट। सो जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं वो इशू करती है एडवर्टाइजमेंट्स को डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए रिलेटेड टू फूड एंड हेल्थ केयर सेक्टर, उनको एडवाइस किया गया है टू अपलोड एन एनुअल सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ताकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके एंड एप्लीकेबल होगा इंडियन लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर जितनी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं सबके ऊपर। सो आर्टिकल एलिमेंट जो कंज्यूमर की राइट है उसको हाईलाइट करता है। Yes. So this is since an advisory, so it should have that the mandatory element also, because we are talking about the food, the nature of food, or the high processed food that we are consuming, which is high in sugar, salt, and fat. That is leading to also increase in disease burden, specifically the non-communicable diseases. So it should be made, I think, mandatory according to me. Yes, I agree, Mansi. We can continue in the next session. Next, we are talking about Karnataka, and it will be bringing forward a bill. Can discuss कि कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर और गिग वर्कर का रोल क्यों बढ़ते जा रहे हैं। वेरियस एग्जांपल्स, जोमेटो से लेकर के ओला ड्राइवर, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विसेज, फिर ऑनलाइन आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विसेज से अप्लाई करते हो, म्यूजिक से लेकर के VFX आर्टिस्ट एक्सेट्रा। गिग वर्कर गिग इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन करेंट सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। वो डेमोक्रेटिक डिविडेंड को एक तरह से क्रेटर करता है। तो प्रॉब्लम क्या था कि इसमें हायरिंग फायरिंग बहुत जल्दी था, कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन नहीं था, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप जैसा होता है इन फॉर्मल इकोनॉमी वैसा इसमें इंश्योर नहीं किया गया था। दूसरा कि कभी भी और वेरियस केसेस दिखाया जिसमें वेजेस का गैप है। और गिग वर्कर जैसे फॉर एग्जाम्पल जोमेटो ड्राइवर एक बार मुंबई में कर्नाटका में स्ट्राइक पर गए थे,
ओला ड्राइवर स्ट्राइक पर गए थे रिगार्डिंग सोशल सिक्योरिटी एक्सेट्रा। तो उसको डील करने के कर्नाटका प्लेटफॉर्म ने एक बिल ला जिसमें की प्रोविज़न क्या है। तो 7 की प्रोविज़न है। पहली बात, गिग वर्कर को डिफाइन किया गया है इसमें, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्लेटफॉर्म कंपनीज और वर्कर, इसमें एक तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट है, साइन कॉन्ट्रैक्ट, उसको और अच्छे तरह से डिफाइन किया गया। प्लस उसमें बोला है कि आप हायर एंड फायर कर सकते हैं, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा 14 दिन पहले ऑन द ग्राउंड्स ऑफ टर्मिनेशन किस चीज़ पे फायरिंग कर रहे हैं आप, और आर्बिट्री नहीं होना चाहिए। अगर आर्बिट्री होगा तो द गिग वर्कर कैन कंप्लेन इन द ग्रीवांस रिडक्शन कमेटी, उसमें मैकेनिज्म है। दूसरा कि जो वेजेज डिस्क्रिमिनेशन होता है, वर्क प्लेस हरासमेंट होता है, उसके अगेंस्ट भी कंप्लेन कर सकते हैं। प्लस एक वेलफेयर बोर्ड होगा सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी के लिए फॉर वुमेन, पीडब्ल्यूडी एक्सेट्रा, सो दैट उनको ओवरऑल एक हेल्प मिल सके। दूसरा कि वो पहले क्या था कि गिग वर्कर ट्रेड यूनियनिज्म नहीं कर सकते थे। अब है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म ऑफ गिग वर्कर वो इंश्योर किया गया इसके थ्रू। सो वी कैन से कि गिग इकोनॉमी जो है, एक जो बेनिफिट या इंसेंटिव प्रोवाइड करती है वो है फ्लेक्सिबिलिटी वाला एलिमेंट जो प्रेजेंट है। बट एट द सेम टाइम अभी जो करंट सिनेरियो है गिग इकोनॉमी का, वी आर सीइंग कि द अथॉरिटीज आर हैविंग मोर ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर। सो जैसे कि बोलो कि इसको हम फॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं, तो इवन द 4 लेबर कोड्स दे आर आल्सो टॉकिंग अबाउट द वेलफेयर एंड द इंटरेस्ट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द गिग वर्कर्स। एंड इसमें हम राजस्थान स्टेट मॉडल की भी बात कर सकते हैं। दैट वाज द फर्स्ट स्टेट व्हिच ब्रॉट अबाउट अगेन अ बिल एंड मेड इट अ लॉ टू रेगुलेट द राइट्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द गिग वर्कर्स। एंड इसका एक बेनिफिट ये भी हो सकता है कि रियल इनकम को इंक्रीज करने में भी हेल्प कर सकता है, नॉट जस्ट कि आप सिर्फ गिग इकोनॉमी पे या फ्रीलांसिंग के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो। एक फुल टाइम प्रोफेशन भी हो सकता है, बट सिंस फ्लेक्सिबिलिटी वाला एलिमेंट जो है, तो आपकी रियल इनकम को भी, एक्स्ट्रा एक इनकम जो है उसको अर्न करने में भी हेल्प कर सकता है। ठीक है, फिर मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे दिखाया जा रहा है वेजिटेबल प्राइसेस आर अप एंड फूड इन्फ्लेशन जो है, वेजिटेबल्स के अंदर इन्फ्लेशन है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है, हमने देखा है। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं टॉप की, दैट इज टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो। 3 बेसिक वेजिटेबल्स है जो कि काफी ज्यादा प्राइस वॉलेटिलिटी उनकी काफी ज्यादा होती है। तो ऐसा क्यों होता है एंड क्या लिमिटेशन है और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन इनके लिए होता है नाफेड, एंड लिमिटेशंस आप डिस्कस कर लीजिए कि यहाँ और पे हमने कुछ हाँ बात करी थी कि एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट कि आप बफर स्टॉक को और इंक्रीज कर दो, स्पेसिफिकली ऐसे फूड ग्रेन्स में या फिर वेजिटेबल्स में जहाँ पे हम वॉलेटिलिटी ज्यादा देख रहे हैं इन प्राइसेस। सो मेजर रीजन इज अगेन द सप्लाई साइड फैक्टर्स। इट कैन बी नाउ अगेन बिकॉज ऑफ the land productivity which is getting distorted or impacted because of the climate change also. Then we are seeing that there is shortfall of water availability. So all of these things in a combined manner, they are impacting the demand supply mismatch, and that is why we are seeing food inflation, and that is also becoming difficult to even mitigate or control or regulate this thing with the help of monetary policy, because the cause behind the food inflation is the supply side factors. So one part of the solution can be increasing the buffer stocks, which can also help in stabilizing the income of these farmers, because ultimately then we see that they dump this extra produce, because sometimes we are seeing high prices, sometimes they see the prices are crashing. एक सेकंड के लिए वेट करना। Next, after the stampede,
Hathras tragedy should lead to setting down of careful safety protocol. UP government needs to do more. तो अभी ट्यूसडे में क्या हुआ, इट वाज डेडली स्टैम्पेड एट सत्संग held by the self-styled preacher in Hathras, which claimed more than 120 life and left at least 300 injured. भोले बाबा वहाँ थे। उसमें क्या हुआ था कि ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने बताया था कितने कितने लोग आ सकते हैं, उसलिए उससे ज़्यादा आगे, और ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया बाकी ऑर्गेनाइजर के लिए भी और लोकल सिक्योरिटी प्रोवाइडर के लिए। तो इसमें क्या इंश्योर कर सकते हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए। यहाँ पर क्या इशू था कि क्लोज एरिया था, क्लोज एरिया, टेरेन मैपिंग नहीं किया गया था। टेरेन साथ ही साथ जो ओपन एरिया अगर रहेगा, नैरो एग्जिट नहीं रहेगा, तब जा कर के क्राउड मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में हुआ नहीं। मेनी ऑफ द एरियाज ब्लॉक्ड बाय व्हीकल्स जो इनसफिशिएंट थे टू इवैक्यूएट द पैनिकिंग क्राउड। हर जगह होता है, इसलिए सेफ्टी के लिए एक ट्रेनिंग होना चाहिए, पुलिस, सिक्योरिटी के बाकी सबको, एक एनुअल, क्योंकि फेस्टिवल, वेडिंग, दुर्गा पूजा से लेकर के दशहरा हो गया, वेडिंग हो गया, फिर फंक्शन, पॉलिटिकल रैलीज हो गया, रिलीजियस फंक्शन हो गया, ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट, एवरी ईयर, एवरी मंथ। तो रादर देन कि बाद में अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करें, पहले ही से ही फोकस रहना चाहिए इसमें कि कैसे हम लोग और अकाउंटेबल बन सकते हैं और कैसे इंश्योर कर तो सकते यहाँ हैं क्राउड मूवमेंट। तो ये तीन ही चार चीज़ है। पहला कि टेरेन एक मैपिंग ही चीज है कि ओपन ग्राउंड में। एंड में एंड में अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है अगर ऐसा कुछ मिस हैपनिंग होती है, तो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन बनती है। पे ही आती हाँ, है। तो हाँ, तो इसलिए जब ही आप पहले से परमिट में प्रिवेंटिव अप्रूव मेजर। कर रहे हो, हाँ, ऐसे इवेंट्स को अप्रूव किया जाता है, तो सिटिंग कैपेसिटी कितनी है, तो उतने ही लॉन्ग मतलब जो पीपल अटेंड कर रहे हैं ऐसे इवेंट्स को, तो वो मैंडेटरी होना चाहिए, वो मतलब स्ट्रिक्टली उस चीज को अडेयर करना चाहिए, ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। और जो लाइक इमरजेंसी सर्विसेज है, मेडिकल सर्विसेज हैं, एम्बुलेंसेज हैं, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पुलिस है फॉर द प्रोटेक्शन, वो होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम और कि दूसरा आप, चीज हाँ, है, हम्म, एक और है मानसी इसमें कि जब ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं कभी कभी कि इससे ज़्यादा हो कैपेसिटी हो नहीं सकता, लेकिन क्या होता है ये चीज़ सिविक नेचर ऑफ लोग का भी है कि ओवरऑल की थोड़ा तो जगह लेते हैं, ऐसा वाला फीलिंग आता है। सिर्फ इसमें नहीं हम्म, है, ये नेचर रेलवेज में भी है कि हाँ, बोला जाता है ना राइट, कि 72 से ऊपर नहीं आ सकते, लेकिन थोड़ा सा तो बस जगह है, बस खड़ा होने दीजिए साइड में। हम्म, तो हम्म, ये वाला जो एटीट्यूड है, इसके कारण फिर क्या होता है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल अफेक्ट होता है और डेथ दिखता है इन इन हाँ, ये एक्सीडेंट। अलाउड ही नहीं किया जाना चाहिए, वो ये हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन जो बिहेवियरल एटीट्यूडनल चेंज जो है, इसको सीरियसली लिया जाना चाहिए। हम्म, क्योंकि ऐसे देख सकते हैं ना कि कुंभ मेला करवाते हैं हम लोग, लेकिन हम्म, ये नहीं कर, कुंभ मेला 2 करोड़, 20 मिलियन पीपल, 40 मिलियन पीपल ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, लेकिन ऐसे क्यों नहीं होते, क्योंकि वहां पर टेरेन डिफरेंट रहता है, पूरे ग्राउंड पे होते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि जगह नहीं जाने का, ये भी लिखा हुआ नैरो एग्जिट, वहाँ ऐसा नहीं होता है। तो जब पता है कि कोई फेमस बाबा है या कोई फेमस रिलीजियस प्रीचर, और चांसेस अगर ज़्यादा है कि द क्राउड विल बी ह्यूज, तब आप रिस्क मत लीजिए छोटे जगह में करा करके, आप बड़े हाँ, जगह या फील्ड में करवा दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। राइट, फैक्ट्री एक्सीडेंट are pointed to rusty inspection reform. Explosion in reactor in chemical factory Dombivli, फिर MIDC, resulted in loss of lives and injuries of worker and people. पुअर इंस्पेक्शन वहाँ बात किया गया, ऑन ओनली 1500 आउट ऑफ 6500 हजार्डस फैक्ट्रीज में इंस्पेक्टेड, जिससे पता चला कि इंस्पेक्शन रेट भी कम है, लेकिन ओवरऑल पुअर इंस्पेक्टर क्यों है, क्योंकि आपका ऑफिसर आपके पास कम है, शॉर्टेज ऑफिसर्स है, सैंक्शन पोस्ट में लोग अभी भर्ती नहीं है, हेवी लोग वर्कलोड ऑफ इंस्पेक्टर। दूसरा, अगर ज़्यादा इंस्पेक्टर होंगे तो इंस्पेक्टर राज का हो सकता है एक प्रॉब्लम। तो नीड फॉर रिफॉर्म इन इंस्पेक्शन,
तो इंस्पेक्शन सिर्फ यहाँ पर हाजार्डस फैक्ट्री की बात नहीं हो रहा, ये चैलेंजेस हर जगह है, चाहे वो फूड इंस्पेक्टर है, हेल्थ इंस्पेक्टर है, या फिर हाजार्डस फैक्ट्री इंस्पेक्टर है, लेबर इंस्पेक्टर है। तो इसमें ऑडिटर फैक्ट्री ओनर के बीच में अंडरस्टैंडिंग, रिफॉर्म इन इंस्पेक्शन आर नेसेसरी, सेल्फ सर्टिफिकेशन, रैंडमाइज इंस्पेक्शन, ऑनलाइन इंस्पेक्शन, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। फिर एक इशू ये भी है डी कमीशनिंग का इशू, कि जो मतलब ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है उसको डी कमीशन नहीं किया जाता, तो वहां पे लैक्सिटी देखी जाती है, तो चांसेस ऑफ डिजास्टर वो इंक्रीज हो जाते हैं। हाँ, और देयर मस्ट बी penal system for the enforcer which gives them which will pave the way for complete legal compliance. तो ओवरऑल हर इंस्पेक्टर, जो इसमें बात हुआ कि हर जगह इंस्पेक्टर का कमी है, तो वहां पर होना चाहिए। परसिक्वेंशन रेट भी कम है इसमें। इंस्पेक्शन प्रोसेस, ट्रायल्स, मीडिया एथिक्स एंड ऑर्बिट ऑफ पावर, इसमें बात किया गया दे हैव alleged irregularity and ethical violation in the conduct of clinical trial for भारत बायोटेक कोवैक्सीन। तो ग्रॉस वायलेशन एथिकल गाइडलाइन, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, कोविडशील्ड के साथ भी हुआ था। तो कब अभी कैसे होता है, एक तरह से कोवैक्सीन में रिस्ट्रिक्टेड यूज और क्लिनिकल ट्रायल इट इज रेगुलेटेड अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। प्लस एथिक्स कमेटी, विशल ब्लोअर इसमें रोल आता है, जिसमें वो बात कर रहे थे कि कैसे वैक्सीन को अप्रूव किया गया विदाउट ट्रायल या विदाउट क्लिनिकल ट्रायल, या कुछ सेट स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं किया गया इस पर। लेकिन इसमें क्वेश्चन हाईलाइट कर रहा है रिगार्डिंग द विशल ब्लोअर्स और उनका डिग्निटी, कि वो सिर्फ इसी में नहीं है, तो कोवैक्सीन तो एग्जाम्पल हो गया, विशल ब्लोइंग हर एक फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के इंडस्ट्रीज, लेबर इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। तो इसमें अलग अलग इशू क्या है, लिखा जाता है विशल ब्लोअर लाइफ इंपॉर्टेंट है, फार्मर कॉमन सत्यराज दुबे, नाम, इसको नाम लिख लेना चाहिए इसको, संदीप चतुर्वेदी, सनमुगम मंजुनाथ। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन स्टैट्यूट इज ओनली अ पार्ट ऑफ लॉ। यूएस में, लाइक यूएस, इंडिया डज नॉट हैव, अनलाइक यूएस, does not have a law that protects those who take great personal risks to bring wrongdoing to public notice. दूसरा क्या है, लॉयल्टी टू द आइवरी टावर, फियर ऑफ रेट्रीब्यूशन, ऐसे चैलेंजेस होता है। विसल ब्लोइंग का चैलेंजेस क्या है यहाँ पर आगे एग्जाम्पल ये भी है, आनंद राय, अ विशल ब्लोअर हु एक्सपोज द वैम्पम्स मैन। अच्छा एग्जाम्पल यहाँ से हम विशल ब्लोइंग का। इनोवेटिव थेरेपी, ये आ जाता है एक वापस से मेडिसिन से रिलेटेड। क्या आना चाहिए इसमें, थेरेपेटिक कैंडिडेट विच इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो इंडिया में क्या है, कुछ कुछ जगह में आप क्लिनिकल ट्रायल नहीं कर सकते, वहां पर इमरजेंसी और यूज अथॉराइजेशन हुआ था कोविड के समय में, बिना लॉन्ग टर्म क्लिनिकल ट्रायल, क्योंकि सालों लग जाता है, तो वो जल्दी करने के लिए, मार्केट बनाने के लिए किया गया था। तो इसमें वही हाईलाइट किया गया कि कुछ कुछ जगह पर बाईपास किया गया लॉज, जैसे लिखा हुआ है, जैसे फेज 2 फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल होना चाहिए, क्लिनिकल ट्रायल विदाउट एनी एथिक्स कमेटी, ट्रायल मोर साइट्स दैन फंक्शनल एथिक्स कमेटी। ये सब हाईलाइट करता है ओवरऑल कि इंडिया में चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे कम है इन द हेल्थ सेक्टर। तो इम्पोर्टेंट ये है सब, आई थिंक मेरे हिसाब से हाँ ये स्पेशल लिख लेंगे उसको। पहले एग्जाम्पल सिर्फ इन्हीं का आता था, सत्येंद्र दुबे, अभी 3 और है यहाँ यहाँ आनंद है। Spiral galaxy evolved 4 billion years sooner than expected. Spiral galaxy
It is not a hot air just. They form hot, thick disk, later become thinner and spiral arms. रोटेट करते हैं. Older galaxies hard to rotate. We need powerful telescope. तो जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च किया गया 2021 में. वो हबल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनका डायमीटर ज़्यादा है. वो और भी डिस्टेंट गैलेक्सीज एंड स्टार को देख सकते हैं. एंड आई थिंक वो इंफ्रारेड बेस्ड है. हाँ, और उसमें जो मिरर है ना, वो थोड़ा हाई पावर्ड मिरर है, तो हाँ, रिफ्लेक्शन. क्लैरिटी ऑफ इमेजेस बहुत ज्यादा है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है दोनों के जब हम इमेजेस कंपेयर करते हैं. When heavier stars die and blow up as supernova, they throw out these elements into arms. बस ये कीवर्ड. Spiral galaxy becomes more populous even around the time of star formation peak. एंड यहाँ पे स्पाइरल गैलेक्सीज को लेके फैक्ट हो जाता है कि जो यंगर गैलेक्सीज होती हैं वही ज्यादातर स्पाइरल शेप में होती है. जितनी ज्यादा एज बढ़ती जाती है गैलेक्सी की, वो डिफरेंट शेप में हमें मिलती है, जिसको स्टडी करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसको यूज करके जो फ्रैक्शन ऑफ स्पाइरल गैलेक्सीज है वो इंक्रीज हुआ है 8% से 48%. तो जो मेच्योरिंग टाइम पीरियड था जितना हमने एंटिसिपेट किया था वो डिफरेंट है उससे, कि कैसे इवॉल्व हुआ एंड कैसे फॉर्म हुई है गैलेक्सीज. यूएफओ को बोलते हैं अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट. तो उसमें बात हो रहा है फ्लाइंग डिस्क. ऑफिशियल लेटर क्लेम डेब्रिस वाज मेयरली रेमिनेंट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड वेदर बलून. तो ऐसा होता है कि यूएफओ से रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि हर गवर्नमेंट को पता है लेकिन सामने नहीं आता है कभी. अलग अलग जगह पे फोटो क्लिक किया गया है, लेकिन बाद में पता चला है कि वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ दूसरे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था. एंड गैलेक्सी को लेके भी 3 कीवर्ड होते हैं: सेंट्रल बल्ज, डिस्क, हैलो और स्पाइरल आर्म. तो जो हैलो होता है वो डिस्क के आसपास वाला एरिया होता है, बट उसमें पुराने स्टार और पुराने ग्लोबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. सेंट्रल बल्ज के अंदर जो सेंटर का एरिया है वहां पे भी ज्यादातर पुराने स्टार्स प्रेजेंट होते हैं. तो जो डिस्क होता है वहां पे यंग स्टार्स मिलते हैं हमको, जो रोटेटिंग डिस्क होता है. हम्म. मतलब आउटर रीजन में. हाँ, जो सेंटर है उसके आसपास जो एक रोटेटिंग डिस्क होता है. रूबिक्स क्यूब कितना पॉसिबिलिटी है, तो वो बस. ओवरव्यू ऑफ फ्रेंच इलेक्शन कैसे होता है वहाँ पर. तो उसमें 2 फेज में होता है इलेक्शन. पहला फेज में अगर मेजोरिटी नहीं आता है तो फर्स्ट 2 को लिया जाता है, बाकी जो लोग खड़े हैं उनके वोट को कैंसिल किया जाता है और वोट ट्रांसफर किया जाता है. नहीं, वोट ट्रांसफर नहीं, वोट कैंसिल किया जाता है. वापस से पहला जो 2 है उनको वापस से इलेक्शन उनका होता है, और उसमें 50% जिसको ज़्यादा मिलेगा वो चिल्लाता है. तो ये तरीके वहाँ पर फ्रांस का ऐसा इलेक्शन होता है. एंड देयर इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना. हाँ, प्रेसिडेंशियल, लेकिन प्रेसिडेंट जो होता है, अभी जो एग्जाम्पल है ये पार्लियामेंट्री का है. प्रेसिडेंट और अच्छा. पावर पार्लियामेंट्री में थोड़ा सेपरेशन ऑफ पावर है. हम्म. इंडिया ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. वहाँ पर तो वहाँ प्रेसिडेंट का अपना इलेक्शन होता है, पार्लियामेंट का अलग होता है. प्रेसिडेंट, हाँ, हाँ याद आ गया. पार्लियामेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकल डोमेस्टिक इश्यूज, और प्राइम मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट. लेकिन जो प्रेसिडेंट है, ही इज नॉट डायरेक्टली अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट. और प्रेसिडेंट का रूल रहता है कि डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल इशू, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एक्सेट्रा, उनका उनका ज़्यादा पावर होता है उसमें. इलेक्शन वैसे लिखा 577 सीट पार्लियामेंट का. तो इसमें क्वालिफाइंग राउंड होता है, 12.5% लोकल रेस से वोट चाहिए. अगर नहीं किए एलिमिनेट हो जाएंगे फर्स्ट राउंड इट सेल्फ. सेकेंड फेज में क्या होता है कि आप जाएंगे इसमें, उसके बाद इलेक्शन वापस से होता है. अलग अलग बॉडी है.
मैक्रोन के न्यू पॉपुलर फ्रंट, लेफ्ट विंग कोलिजन, सोशलिस्ट, ग्रीन एक्सेट्रा। मैरिन लीपेन, ये राइट विंग एंड नेशनल फ्रंट, नाम जब भी रहता है ना, नेशनल फ्रंट, नेशनल रैली, तो ये सब राइट। और जो उनका वही रोल रहा है, एंटी इमिग्रेशन, क्लाइमेट चेंज में वैसा वो बात हो गया, ईयू सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, फ्रांस को यूके ऐसा बनना चाहिए, कुछ कुछ जगह में अच्छा, होलोकॉस्ट डिनायल है, तो कि ऑप्टिंग प्रोटेक्शनिस्ट आउट ऑफ ज्यादा होते हैं। हम्म। रशिया यूक्रेन वॉर के समय में जो इशू आया है उसे बोला है कि हम लोग क्यों पैसा दे रहे हैं यूक्रेन को, फंडिंग क्यों कर रहे हैं, अपने यहाँ फंडिंग करो। यूरोपियन वे ऑफ लाइफ डिस्ट्रॉय करे इमिग्रेंट, स्ट्रिक्ट बॉर्डर कंट्रोल बात करते हैं। तो एग्जाम्पल ये है कि जब सोशल, जब सोसाइटी में आता है ना पहला वाला में, या फिर जीएस पेपर 2 पे कि देर इज राइज ऑफ राइट विंग अक्रॉस द वर्ल्ड, या फिर देर इज इंक्रीज ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड, तो एग्जाम्पल्स होता है। ब्लू कॉलर वर्कर का बात हो रहा है क्योंकि लोकल जॉब्स मिल जाता है इमिग्रेंट को मोस्टली, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ते जा रहा है, रिटायरमेंट एज भी बढ़ाने का बात हो रहा था, तो उस पर एक तरह से आर्ग्यू और डिबेट हुआ था वहाँ पर। हाँ, कि मतलब अपने नेशनल्स को आप एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो रादर देन इमिग्रेंट्स या हाँ। ब्लू कॉलर वर्कर्स भी, कि दे फेल्ट नेग्लेक्टेड। जैसे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे भी ये एलिमेंट्स हमें ज्यादा देखने को मिले थे। हम्म। ट्रम्प बोल रहे थे कि इमिग्रेशन करना है ठीक है, लेकिन ओवरऑल आप H1B वीज़ा और बाकी जो हाईली स्किल्ड इमिग्रेंट को फोकस करें, रादर देन कि बाकी सब। हम्म। इलेक्शन यू के, जो फ्रांस का इलेक्शन है पार्लियामेंट का इलेक्शन है, यूके का इलेक्शन है प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है। ये जो इलेक्शन है ये सिमिलर इंडिया वाला इलेक्शन, जनरल इलेक्शन जिसको बोलते हैं, हम्म। सेम। और ये ये एक तरह से यूनिटरी गवर्नमेंट है, ऐसे इंडिया बोलते हैं ना कि स्टेट भी है, फेडरल स्ट्रक्चर है, यूके नहीं है ऐसा, फिर स्टेट नहीं है वहाँ पर, स्टेट का इलेक्शन नहीं होता, सिर्फ नेशनल होता है। और ये जो इलेक्शन है ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है, फ्रांस का इलेक्शन तो बाद में है, अगले साल। तो पोस्ट ब्रेजिट में वहाँ दो पार्टी है, कंजर्वेटिव और लेबर। लेबर, तो लेबर इज हेडिंग फॉर विक्ट्री, कंजर्वेटिव नोन एज टोरीज पार्टी। टोरीज पार्टी डिवाइड हुआ था 1700-1800 से में। कंजर्वेटिव का रोल क्या, नाम से ही वी कैन डिराइव, कंजर्वेटिव पार्टी है। कंजर्वेटिव वैल्यूज, ट्रेडिशन, लोकल कस्टम, हिस्टोरिकल चीज़ वो अपहोल्ड करेंगे, वही बात करेंगे। एंटी इमिग्रेशन थोड़ा सा रहेगा इसमें। फिर बात होगा कि ईयू से हटना चाहिए, हम लोग को एफटीए साइन करना चाहिए, हाईली स्किल इमिग्रेंट का लाना चाहिए। लेकिन लेबर पार्टी क्या रहेगा कि मल्टी पोलैरिटी, मल्टी कल्चरलिज्म, जो कोट एंड कोट एक न्यू फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजी, मल्टी कल्चरल मतलब, प्लस इमिग्रेंट के साथ रहेंगे, माइनॉरिटीज अपहोल्ड उनका राइट्स ज़्यादा, ईयू के साथ रहने की बात करेंगे। यस, रशिया यूक्रेन में बोलेंगे कि फंडिंग मिलना चाहिए यूक्रेन को, तो ये सब। कंजर्वेटिव मतलब कि टैक्सेशन कम कर, लेबर बोलेंगे कि टैक्सेशन बढ़ाओ या टैक्सेशन कम मत करो, ऐसा वाला होता है दोनों में। इकोनॉमिक कंजर्वेटिव भी कंजर्वेटिव में आता है। लेबर हाँ, कि वुड विन इंडिया एंड कंजर्वेटिव में यूके। भी जैसे इम्पोर्ट्स ड्यूटी है उसको इंक्रीज करने की बात की जाएगी, और जो हाँ। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको इंक्रीज, वहां पे प्रोडक्शन और आउटपुट को एक्सपैंड करने की बात की जाएगी। तो ये हम्म। ट्रेड बैरियर ज्यादा इम्पोज होंगे तो ट्रेड डिस्टॉर्शन भी ज्यादा होगा। हम्म। लेबर अगर जीतेगा तो इंडिया का फर्क पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखा है म्यूचुअल टैक्स रिलेशन। तब लॉन्ग टर्म क्या है ना कि कोई भी अगर प्राइम वहाँ पर देखिएगा तो फॉरेन ऑफिस जो है, अब प्राइम मिनिस्टर है ना, फॉरेन ऑफिस बहुत डिफरेंट काम करता है प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से, क्योंकि यूके ऐसा बना ही है कि प्राइम मिनिस्टर सेकंड से ताकतवर जो व्यक्ति है वो फॉरेन ऑफिस वहाँ पर। और फॉरेन ऑफिस कैबिनेट कमेटी के अंदर में और प्राइम मिनिस्टर के अंदर में रोल ऐसा का बहुत कम रहता है फॉरेन ऑफिस का, क्योंकि वो पूरे जो वहाँ के जो फॉरेन ऑफिस ऑफिसर है, दे आर वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू इंडियन, कि एमईए के अंडर में कंट्रोल किया है, तो वैसा वहाँ नहीं है।
तो यूके एफटी और इंडिया यूएफटी साइन हो सकता है, और जो रिलेशनशिप वही रहने वाला है लॉन्ग टर्म में। लेकिन कुछ कुछ जगह पे देखा गया है कि जेमी कॉर्बन वो बोले थे इंटरनेशनल इंटरवेंशन इन कश्मीर, इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन में ओवरऑल बात कर रहे थे कि एंटी इंडिया बायस का बात हो रहा था यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब सरकार में वो आ जाते हैं तो वापस से वो वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे गवर्नमेंट बिहेव करते हैं। तो एफटी नेगोशिएशन भी होगा overall। फ्रैंक काफा। शॉर्ट स्टोरीज के लिए फेमस है ये, लिटरेरी और एथिकल वैल्यूज। ब्यूरोक्रेसी का बात की, क्रिटिक्स का ब्यूरोक्रेसी, फॉर्म फुल ऑफ फॉर्म्स, परमिट, सिग्नेचर, कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेड ओनली टू प्रोटेक्ट द प्रोसीजर नॉट टू सर्व द पब्लिक, ये क्रिटिसाइज किया था। हॉर्मोन्स कंट्रोल मॉस्किटो अट्रैक्शन टू ब्लड, ट्रू, किसी को ज़्यादा काटते, किसी को ज़्यादा काटते हैं, किसी को कम बाइट होता है, मॉस्किटो बाइट हो सकता है। Why SEBI accused Hindenburg of breaking Indian law over his Adani report? सो कॉन नोटिस दिया गया है फ्रॉम सेबी टू हिंडनबर्ग। इसमें हम यही बात कर सकते हैं कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, एक रिपोर्ट ने कैसे पूरा, मतलब हम बोल सकते हैं जैसे ऐसा सेबी रिपोर्ट का। बाहर भी निकलता है, इसमें और भी निकलता है रिपोर्ट ऐसा, लेकिन इसमें चूज करना है कि एक ही रिपोर्ट को इतना हाईलाइट क्यों किया गया, और बाकी हाईलाइट जो लोग और इंडिया हिंडनबर्ग तो भी जो इंडियन कैपिटल मार्केट में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया वो कोटक बैंक के थ्रू किया। तो जब वो ये पोजीशन शॉर्ट पोजीशन बना रहे थे, इतना हैवी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे थे, तो उस टाइम पे ये चीज क्यों नहीं हाईलाइट हुई? तो इसमें ये एलिमेंट भी अभी रिसेंटली निकल के आया है कि क्या इसमें भी कोई नेक्सस है, या कुछ कोटक बैंक को भी कुछ इस इंफॉर्मेशन का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, तो उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। हम्म, ठीक, ये कंप्लीटेड करूँ ना? So thank you everyone. We will take up next set of important articles for discussion due to the Sarkari.